वेलकम फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पल्स फिजिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन बिना मतलब के कामों में व्यस्त होंगे। मेरा मतलब काम का मतलब इशारा आप समझ रहे हैं। ये मौका मिला है, ये वक्त मिला है दोस्तों, पढ़ लो कुछ, ठीक है, पढ़ लो। अदर चीज़ें तो करते रहोगे। मैं जानता हूँ घर पे बैठने से आपको बोर लग रहा होगा, किताब तो कभी पलटे नहीं होगे, किताब में धूल जम गई होगी, पन्ने पलटे नहीं होंगे आपने, लेकिन कम से कम वीडियो को तो सुन सकते हैं। वीडियो सुने। मैं रोज़ देखता हूँ कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। मेरे पास वो हर एप्लीकेशन डाला हुआ है जिससे मैं पता कर लूँगा कि कौन बच्चे व्यू किए हैं कौन नहीं किए हैं, कौन सब्सक्राइब किए कौन नहीं किए हैं। तो मेरे अपने बच्चों से रिक्वेस्ट है जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं हमारे, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम प्लीज़ आप लोग पढ़ें। वक्त कब तक है ये कोई गारंटी नहीं, हो सकता आगे भी लॉकडाउन आपका बढ़ जाए। तो यही कहना है कि मैं बैक टू बैक वीडियो डालता जा रहा हूँ, आप लोग उसका फ़ायदा उठाएं, ज़रा पूरा देखें। और सबका PDF भी मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप वहाँ पे जाके उसको नोट भी कर सकते हैं। पेज बाय पेज एकदम सीरियल नंबर से टॉपिक का डाला हुआ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो कहना यही है कि समय का कोई गारंटी नहीं है। आगे भी इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन आखिरी स्टेज होता है, यानी कि आपके सभी चीज़ें अगर सामान्य बहाल हो जाएगा, रेलवे, एयरपोर्ट, बस स्टैंड या पूरे दुकान खुलेंगे, मॉल, शॉपिंग ये सब खुलने लगेंगे, तब जाके इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में गैदरिंग होती है, भीड़ होती है। दूसरा नंबर, वहाँ पे आपके देश के भविष्य बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, तो वो उसको सबसे लास्ट में ओपन किया जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम का कोई नहीं है। आपको लगेगा चलो 18 मई के बाद शुरू हो जाएगा, नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरी बात को समझें, लेक्चर सुने, अच्छे से सुने, रिपीट करके सुने और वीडियो को एकदम से अच्छे से समझें। और साथ ही साथ उसका जो PDF डाला हुआ है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हमें मैसेज करें, मैं उसको जोड़ दूंगा और आप वहाँ से आराम से उसको नोट कर सकते हैं। नोट करते चले जाएं। मैं जनार्दन वीडियो बनाते चला जा रहा हूँ और मैं इसलिए रुकता हूँ क्योंकि आप लोग व्यू नहीं कर रहे हैं। मैं एक दिन में 5-5 वीडियो भी डाल सकता हूँ, लेकिन आप लोग व्यू नहीं कर पाते हैं, पीछे हो जाते हैं, इसलिए मैं सोचता चलो आराम से वीडियो भेजते हैं, ठीक है। तो हर घड़ी बदल रही है धूप, जिंदगी छाँव है कहीं, कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। दोस्तों, ये स्वीट गाना मैंने इसलिए कहा कि आपके पास जो भी वक्त है, आज में है, अभी में है, उसको यूज कर लीजिए। आपको लग रहा होगा कि लॉकडाउन खुलेगा फिर पढ़ेंगे, नहीं, मेरी बात को समझें आप गंभीरता से। उसके बाद आपको समय हो सकता नहीं बचेगा। मई है, जून में खुलेगा, जुलाई में खुलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो आपके पास बहुत कम वक्त में बहुत सारे चैप्टर पढ़ने होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, उसमें आप टेंशन में आ जाओगे। बोर्ड तो होना है, बोर्ड एग्ज़ाम तो अभी आपका हटेगा नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम तो लेगा ही लेगा। इसलिए प्लीज़ 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 ज़रूर मेरी बात को समझें, वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समझें, ठीक है। और उस PDF को अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट करें डायरेक्ट, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो समझते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं प्रावैद्युत, जिसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, और एक पढ़ेंगे ध्रुवन, जिसको पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो आते हैं प्रावैद्युत क्या है। प्रावैद्युत क्या होता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रावैद्युत डाइलेक्ट्रिक, प्रावैद्युत डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो प्रावैद्युत डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, प्रावैद्युत से ही मतलब होता है कि जिससे विद्युत ना पास करे, विद्युत ना पास करे। तो प्रावैद्युत का मतलब होता है दोस्तों कुचालक पदार्थ।
अचालक पदार्थ जिससे कि विद्युत धारा विद्युत आवेश पास नहीं करती है। ठीक है, तो आप देख लो प्रावैद्युत बहुत सारे हो सकते हैं डाइलेक्ट्रिक, जैसे कि आप सूखी लकड़ी, आपके प्लास्टिक, कागज़, आपके शीशे, ये सभी प्रावैद्युत ही हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ही प्रावैद्युत होते हैं जो ध्रुवीय और अध्रुवीय होते हैं। यानी ये प्रावैद्युत होता क्या है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि संधारित्र पर प्रावैद्युत का प्रभाव। तो जब प्रावैद्युत पदार्थ को रख दिए थे अभी तो नहीं पढ़ाया, पढ़ाएंगे अगले, इसलिए तो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो आपको क्या है कि इसके बाद कैपेसिटेंस वाला पार्ट आना है। तो कैपेसिटेंस वाले पार्ट से पहले आपको दो चीज़ें समझनी होगी कि प्रावैद्युत क्या होता है और ध्रुवण की घटना क्या होती है। यानी व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये दो टॉपिक अगर आप समझते हैं तो कैपेसिटेंस वाला पूरा पार्ट स्वाहा, कुछ नहीं बचेगा, उसके बाद वो बहुत आसान हो जाएगा। और जानते हैं कैपेसिटेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे बोर्ड में भी 7 से 8 नंबर के आते हैं और आपके कंपटीशन लेवल में तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे होते हैं। ठीक है, तो प्रावैद्युत समझते। प्रावैद्युत क्या है, तो प्रावैद्युत एक कुचालक या कह सकते हो अचालक पदार्थ ही होता है जो बिना विद्युत क्षेत्र के, यानी कि जब उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो वो विद्युत आवेश या धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। लेकिन जैसे ही उसको एक बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो वो उसमें चालन का गुण आ जाता है, यानी कि वो आवेश को प्रवाहित होने देने लगता है। क्या होता है जरा सा इसके अंदर में चलते हैं। ठीक है, तो प्रावैद्युत क्या है, तो प्रावैद्युत एक कुचालक या अचालक पदार्थ ही है जो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कुचालक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन जब इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो यह चालन का गुण प्रदर्शन करने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो डाइलेक्ट्रिक से मतलब आप समझे, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा पदार्थ है जो अपने आप में एक कुचालक का बिहेव करेगा, लेकिन जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसमें चालन का गुण आ जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने अकेले नहीं। ठीक है, तो आते हैं उसके बाद देखेंगे इसके क्या प्रकार हैं और दोनों में किस तरीके से मैकेनिज्म होता है। आपको एक माना जाएगा कि यहाँ पे कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल टॉपिक है ये। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है। तो मैंने लिखा है डाई इलेक्ट्रिक प्रावैद्युत। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका डेफिनेशन। प्रावैद्युत जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, प्रावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं जो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालन का गुण प्रदर्शित नहीं करते, यानी कि जब फील्ड नहीं है तो नहीं करेगा, नहीं करते हैं, जबकि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालन गुण को प्रदर्शित करने लगते हैं, करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने डेफिनेशन लिखा है। डाइलेक्ट्रिक आर दोज बैड कंडक्टर या कह सकते हैं इंसुलेटर मटेरियल विच नॉट अलाउ टू पास current or and charge through itself in the absence of external electric field, but when we placed it in an external electric field it allows the conduction। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया, मैं हिंदी इसलिए लिखता हूँ दोस्तों कि मेरे अधिकांश बच्चे जो आपके ऑफलाइन क्लासेस के हैं बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के ही हैं, लेकिन आप इंग्लिश और हिंदी एक लैंग्वेज है, आपको समझने के लिए आप बिहार में ही हो, कोई बाहर नहीं हो। कहने का मतलब बाहर भी हो तो पूरे भारत में हिंदी सबसे बेस्ट है यार, इंडियन है हम लोग तो हिंदी पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। आप इंग्लिश में भी बाइलिंगुअल होता है कोई भी एग्ज़ाम, समझने के लिए आपको लैंग्वेज से मतलब नहीं होता, केवल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मेरे के लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं इंग्लिश में भी लिखता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में। मेरे लिए दोनों आसान ही है। इंग्लिश तो ज़्यादा मच बेटर है, मच बेटर ईजियर है हमको पढ़ाने में। लेकिन क्या करें, उस बच्चे को ध्यान में रखना पड़ता है जो हिंदी को लेके चल रहे हो। हिंदी एक शर्म की बात नहीं है, गर्व की बात है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो मैंने लिखा, प्रावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं जो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालन का गुण प्रदर्शित नहीं करते, परंतु यह जबकि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालन का गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये जो आपका प्रावैद्युत हुआ, ये प्रावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ये जो डाइलेक्ट्रिक है 2 टाइप्स के होते हैं। कौन सा 2 प्रकार है तो देखते हैं। तो प्रावैद्युत हमारे 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। प्रावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, तो ये डाइलेक्ट्रिक पदार्थ जो 2 प्रकार के होते हैं, उसमें एक होता है ध्रुवीय पदार्थ और एक होता है अध्रुवीय पदार्थ। ये ध्रुवीय अध्रुवीय क्या है तो मैं भी आपको क्लियर करूँगा, दोनों को डिफाइन करेंगे। तो ध्रुवीय प्रावैद्युत, इसको बोलते हैं हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। और एक होता है अध्रुवीय प्रावैद्युत, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है दोस्तों, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमको समझना है। अब बात करते हैं 2 टाइप का हुआ तो किसको पोलर किसको नॉन पोलर कहेंगे, ये समझने वाली बात है। तो अगर हम आपको बताएं, कुछ हमारे पास ऐसे अणु होते हैं जैसे NaCl, HCl, ठीक है, या आप कह सकते हैं H2O। ये सभी चीज़ें पोलर हैं। आप जानते हैं पोलर है क्योंकि आप जानते हैं कि H पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है। तो आप जानते हैं कि जब भी 2 समान परिमाण और विपरीत आवेश हो तो एक दूसरे के बीच कुछ दूरी होती है दोनों आवेश की, तो ये एक ध्रुव का निर्माण करते हैं, इसलिए मैंने इसको पोलर बोला। पोलर आपको मैंने पढ़ाया हुआ है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर देखिए ये डाइपोल है। अगर बात करें आप NaCl की तो NaCl भी क्या है, एक डाइपोल है, ठीक है। बात करें H2O की तो H2O में जानते हैं कि H जो है ये भी खिंचा सा होता है किसकी ओर, ऑक्सीजन की ओर, तो इसलिए इस पर भी प्लस होता है, इस पर भी प्लस होता है और इस पर माइनस होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये सभी तत्व जो हैं, ये सभी अणु जो हैं आपके क्या है, ध्रुवीय अणु है। और इसके अंदर का सिस्टम आप देखते हैं कि ध्रुवीय अणु क्यों, यानी ये प्रावैद्युत क्यों नहीं शुरू में करता है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्यों चालन नहीं करता, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र में रखते थे कैसे चालन करने लगता है। ठीक है, तो इस डिफरेंस को समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले कि ध्रुवीय क्या है, फिर समझेंगे अध्रुवीय क्या है, क्योंकि अगर ये समझ गए तो फिर हम लोग को कैपेसिटर को समझने के लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है मैंने ये 2 टाइप लिखा। ठीक, अब इसमें क्या है कि ये हाफ ही है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट 2 सेकंड में ले लीजिए। तो मैं इसको पहले आपको ध्रुवीय पढ़ाऊँगा फिर अध्रुवीय पढ़ाऊँगा। ठीक है, 2 सेकंड। ओके, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये जो पूरे PDF है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डाल दिए गए हैं, एकदम हूबहू जो मैं लिखाऊंगा वही टाइप का लैंग्वेज होगा इसमें। ठीक है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट नोट कर सकते हैं, भले हम स्क्रीनशॉट के लिए बोलते हैं आपको। तो चलिए आते हैं, आप ध्रुवीय पहले समझेंगे फिर अध्रुवीय समझेंगे कि क्या होता है। तो देखें दोस्तों, ध्रुवीय को पहले समझते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है और क्या होता है इसके अंदर, और क्यों ये पहले नहीं करता फिर बाद में चालन करने लगता है। तो पहले हम लोग ले लेंगे ध्रुवीय प्रावैद्युत, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक।
तो होता क्या है दोस्तों, बेसिकली ये ध्रुवीय प्रावैद्युत में जो आपके अणु हैं, यानी कि जो ध्रुवीय है उसके क्रिस्टल जो है उसमें जो है धनावेश और ऋणावेश के केंद्र के बीच में कुछ दूरी होती है, यानी कि प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होता है। अब जैसे ही दो विपरीत आवेश कुछ दूरी पे होंगे तो वहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण होगा, लेकिन ये एक दूसरे से ऐसे बिखरे पड़े होते हैं, यानी किसी की दिशा किधर है किसी की किधर है, रैंडम डायरेक्शन आप समझते हैं, यानी कि भीड़ की कोई दिशा नहीं होती, किधर भी कोई जाता है। उसी तरीके से इसके क्रिस्टल में जो अणु होते हैं, अणु के क्रिस्टल में वो सभी एक दूसरे से रैंडम ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए इसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, नेट द्विध्रुव आघूर्ण, और इसलिए ये चालन का प्रदर्शन नहीं करता है। लेकिन जब हम बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो सभी धनावेश एक ओर और सभी ऋणावेश दूसरी ओर हो जाता है, जिस कारण से इसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आइए समझते हैं क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको फिगर से पहले समझेंगे और फिर उसका स्टेटमेंट में लिखा देता हूँ। तो देखिए शुरू में ये है आपका एक ध्रुवीय क्रिस्टल, यानी कि ध्रुवीय प्रावैद्युत, जिसमें धनावेश और ऋणावेश तो है, धनावेश तो ऋणावेश को है और उसके बीच की कुछ दूरी भी है, लेकिन वो इस तरीके से बिखरे पड़े हैं कि उसमें कोई नेट द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। ठीक है, गौर करें आप। तो ये देखिए, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, इधर माइनस है तो इधर प्लस है, इधर प्लस है तो माइनस है, इधर माइनस है तो प्लस है, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल है दोस्तों, ये एक कैसा है, क्या है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी क्षेत्र बराबर जीरो, जीरो का मतलब इस पर क्षेत्र नहीं है, अनुपस्थित है। यानी कि ये फिगर का कंडीशन तब है जब आपका ध्रुवीय प्रावैद्युत किस स्थिति में है, तो फील्ड के एब्सेंट में है, प्रावैद्युत विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी क्षेत्र की अनुपस्थिति, क्षेत्र नहीं है। और मैं आपको बताना चाह रहा था यही चीज़, अनुपस्थिति में। अब देखिए, जबकि इसका प्लस माइनस एक दूसरे से दूरी पर है, जबकि इसका प्लस माइनस एक दूसरे से दूरी पर है, तो द्विध्रुव आघूर्ण तो है, लेकिन इसका ओरिएंटेशन कैसा दिख रहा है, रैंडम, कि कोई खास दिशा नहीं, कोई इधर है कोई उधर है। अब कोई चीज़ें इधर उधर होंगी तो इसी को बोलते हैं रैंडम। तो ये अपने जगह पर एक साथ नहीं है, रैंडम है, और रैंडम होने के कारण इसमें नेट जो चालन करने के गुण होंगे वो होगा ही नहीं। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन जब ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, गौर करें, दूसरा उसी का दूसरा स्टेज बनाते हैं, दूसरी स्थिति बनाते हैं। देखिए दूसरी स्थिति में जब आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ कि नहीं, जीरो के बराबर नहीं है, मतलब कि है। तो अगर है विद्युत क्षेत्र तो देखिए सभी क्या होंगे, सभी डाइपोल एक दिशा में हो जाएंगे। कैसे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, और फिगर से समझना ज़्यादा आसान होता है। तो मैंने पहले फिगर समझाया, फिर इसका लैंग्वेज भी आप लिख सकते हो, मैं लिखाता हूँ यहाँ पर भी, और इसके आपके मैंने PDF में भी डाल रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। गौर करिए, जब दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसमें लगा देंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, आपको क्या बताए थे, विद्युत क्षेत्र धनावेश को अपनी ओर खींच लेता है, जबकि ऋणावेश को अपने विपरीत दिशा में खींच देता है। जो सभी इधर उधर बिखरे पड़े थे उसका क्या स्थिति होगा, तो आप जानते हैं कि इधर है E, तो सभी प्लस इस दिशा में आ जाएंगे। ये हम नहीं बोल रहे, ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र धनावेश को अपनी ओर और ऋणावेश को अपने विपरीत में कर देता है, ये उसका यही खास गुण है। ठीक है, सभी प्लस को अपनी ओर कर लेता है, सभी माइनस को अपने विपरीत की दिशा में धकेल देता है, सभी माइनस को विपरीत दिशा में धकेल देता है। कॉन्सेप्ट को समझें, सभी प्लस को अपनी ओर, सभी माइनस को विपरीत दिशा में,
अब ये जो आया आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, जिस कारण से सभी प्लस विद्युत क्षेत्र की दिशा में, सभी माइनस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो गए। अब जो है इसमें एक देख सकते हैं आप यहाँ पर एक क्लियर कट प्लस चार्ज का एक यहाँ पर पैकेट जमा हो गया और इधर पर माइनस चार्ज का एक पैकेट जमा हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं यही जो चीज़ है यहाँ पर सिग्मा पी प्लस और यहाँ पर सिग्मा पी माइनस। अब बात करें ये प्लस माइनस, देखिए ख़त्म कर देगा एक दूसरे को और ये प्लस माइनस एक दूसरे को ख़त्म कर देगा, यानी अंदर में कोई गैप बन जाएगा। चार्ज तो अंदर में हुआ नहीं, क्योंकि देखिए ये प्लस माइनस न्यूट्रल, ये प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, यहाँ पे सभी न्यूट्रल, उसे ही प्लस माइनस न्यूट्रल, लेकिन ये किनारे वाला प्लस और इधर किनारे वाला माइनस बच जाएगा। तो क्या हुआ बेसिकली, तो यही ना कहें दोस्तों कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे स्ट्रॉन्ग तो सभी धनावेश एक तरफ जम जाएंगे, सभी ऋणावेश एक प्लेट पर जम जाएंगे और अब इसके अंदर जो है चैनल का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा। कैसे, आप जानते हैं जैसे ही प्लस चार्ज एक तरफ जमा हो जाए, माइनस चार्ज एक तरफ जमा हो जाए तो दो आवेशों के बीच जो क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये फिगर बी किस कंडीशन को बता रहा है, तो फिगर बी बता रहा है कि ये भी ध्रुवीय प्रावैद्युत ही है, लेकिन कब है, जब एक विद्युत क्षेत्र हमने आरोपित कर दिया। ध्रुवीय प्रावैद्युत विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक और ये था इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हुआ क्या बेसिकली, तो इसका थोड़ा सा लैंग्वेज भी है जो आपको मैं समझा देता हूँ फिर से कि देखिए दोस्तों, ध्रुवीय प्रावैद्युत आपके किस टाइप के होंगे, तो एग्जाम्पल की बात करें तो HCl कह सकते हैं, NaCl कह सकते हैं, आप H2O कह सकते हैं, ETC, ये सभी ध्रुवीय प्रावैद्युत के क्रिस्टल हैं। लेकिन ये जब आपका विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति नहीं होती है तो ये चालन का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि ये उसके बीच तो दूरी होती है, द्विध्रुव आघूर्ण है, लेकिन ऐसे बिखरे होते हैं कि नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है, जिस कारण से ये क्या नहीं करता, अलाउ नहीं करता आवेश को और विद्युत धारा को। लेकिन जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख देते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये एक दिशा में पूरा हो गया प्लस और एक दूसरे सतह पर हो गया माइनस, जिससे क्या होगा, बीच में गैप, और ये आराम से कंडक्शन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देता हूँ। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय प्रावैद्युत में उपस्थित द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो है द्विध्रुव आघूर्ण रैंडम का मतलब बताएं दोस्तों, उसको हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक। रैंडम होने के कारण, यानी यादृच्छिक होने के कारण चालन गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी कह सकते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर यह, यानी कि ध्रुवीय प्रावैद्युत विद्युत चालन का गुण प्रदर्शित करने लगते हैं, ठीक है।
तो यहीं पर ये बात आपको मैंने बताया कि ये जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो आपका क्या होगा, नहीं करेगा। लेकिन जैसे एक स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, सभी पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, सभी नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ हो जाएगा। ओके, तो अब दोस्तों मैंने देखा था ध्रुवीय प्रावैद्युत की क्या स्थिति थी। तो ध्रुवीय प्रावैद्युत में हमने देखा था कि रैंडम ओरिएंटेशन होने के कारण, हालांकि दोनों धनावेश और ऋणावेश के बीच में कुछ दूरी थी, फिर भी विद्युत क्षेत्र नहीं होने के कारण कोई चालन गुण प्रदर्शित नहीं किया था। जैसे ही उसको रखे थे विद्युत क्षेत्र में तो अपने आप चालन गुण प्रदर्शन कर दिया था। अब आते हैं अध्रुवीय प्रावैद्युत के बारे में, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होगा, H2Cl2CO2 मतलब क्या है दोस्तों, आप जानते हैं H2 जो है बराबर है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए दोनों किसी का नहीं खींच पाएगा, यानी इस पर कोई ध्रुव उत्पन्न नहीं होगा। जब बराबर के दो चीज़ हो तो कोई किधर नहीं खींच पाएगा, तो ध्रुवीय गुण नहीं आएगा। तो ये आपके अध्रुवीय हुए। तो ये मैंने फिगर बना लिया है, देखिए अध्रुवीय प्रावैद्युत नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में दो केस है। ये केस है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, नहीं है, और ये है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ला दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं। इस अध्रुवीय प्रावैद्युत में क्या होता है, तो अध्रुवीय प्रावैद्युत में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही जगह पर होते हैं। उसमें तो केंद्र के बीच दूरी थी, लेकिन वो तिरछा इधर उधर बिखरा हुआ था। लेकिन ये क्या होता है कि इसमें धनावेश और ऋणावेश के बीच के केंद्र एक ही जगह पर होते हैं। उसको संपाती बोलते हैं, कोइंसाइड बोलते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पर है, प्लस माइनस। अब जब तक उसके बीच थोड़ी सी दूरी नहीं होगी, तो मैंने आपको द्विध्रुव आघूर्ण बताया था कि जब तक दो समान परिमाण के आवेश के बीच में कोई भी अल्प दूरी होगी तभी वो ध्रुव गुण प्रदर्शित करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर धनावेश ऋणावेश एक ही साथ है सबका, तो कोई आपका ध्रुवीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस पर एक स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे, तो सभी प्लस एक तरफ चले जाएंगे और सभी माइनस एक तरफ। क्यों, ये देखिए इस प्लस यहाँ पर है प्लस और ये माइनस, तो प्लस को फील्ड अपनी ओर खींच लेगा जबकि माइनस को धकेल देगा। तो ये जो केस है इसका कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ होगा, जिस कारण से यहाँ भी देख रहे हैं दोस्तों आप, एक धनावेश इस पर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। तो आप कहते हैं, हम लोग पढ़े थे कि सिग्मा से क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ पर माइनस सिग्मा पी और यहाँ पे प्लस सिग्मा पी। माइनस सिग्मा पी प्लस सिग्मा, तो माइनस सिग्मा पी क्या बताता है कि ऋण आवेश का एकदम ये सतह पर बिछ गया है। अब फिर से ये जानते कि ये सब न्यूट्रल कर लेंगे आपको आपस में, प्लस माइनस ये न्यूट्रल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस जितने भी प्लस माइनस है सभी न्यूट्रल हो जाएंगे। तो बचेगा कौन, जो किनारे पर प्लस है और जो किनारे पर माइनस है। यानी कि जब इसको स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें कौन सा गुण आ जाएगा, चालन का गुण प्रदर्शित करने लग जाएगा। लेकिन शुरुआत में क्या होती है स्थिति, तो शुरुआत में होती है कि धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही जगह पर होते हैं, जिस कारण से ये ध्रुवीय ये जो है ये प्रावैद्युत चालन का गुण प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। जैसे ही इसको स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आपके सभी धनावेश एक तरफ सभी ऋणावेश एक तरफ हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज आपको मैं लिख देता हूँ, हालांकि आपको मैं तो अध्रुवीय प्रावैद्युत में धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र संपाती कोइंसाइड होता है। इस कारण ये चालन गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, किंतु जब इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब ये चालन का
गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंट में सभी धनावेश और ऋणावेश का सेंटर एक ही जगह था, इस कारण से कोई गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो सभी प्लस चार्ज एक तरफ, सभी माइनस चार्ज दूसरी तरफ जमा हो गया, जिस कारण से इसमें क्या हो गया कि अब ये गुण प्रदर्शित करने लग गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो है इसको मैंने आपको समझाया। ये समझने की चीज़ थी कि प्रावैद्युत पदार्थ किसे कहेंगे या किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, और इसी पे बेस्ड पूरा आपका कैपेसिटेंस वाला पार्ट आएगा, संधारित्र वाला पार्ट आएगा। अब एक टॉपिक जब हम सीख चुके हैं कि ध्रुवीय हो या अध्रुवीय दोनों में गुण प्रदर्शित होने लगता है जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो जो एक टॉपिक और आता है ध्रुवन, पोलराइजेशन। ध्रुवन यानी कि पोलराइजेशन आपने अभी देखा। यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो ये सभी माइनस प्लस कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, आप देख रहे हैं माइनस प्लस एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, माइनस प्लस ख़त्म कर देंगे, माइनस प्लस ख़त्म कर देंगे, माइनस प्लस ख़त्म कर देंगे। तो आप ही बताओ कि सभी माइनस प्लस अंदर वाले ख़त्म हो गए तो किनारे वाले बच जाएंगे। तो मैं अगर चाहूँ तो इसको हटा भी सकता हूँ कि देखिए जैसे ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, तो आपका ये टर्म गायब हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखें तो आपके पास ओनली बचेगा क्या, तो दो सरफेस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जम जाएगा। देखिए इधर प्लस और इधर माइनस, यही यानी कि किसी प्रावैद्युत पदार्थ के दो शीर्षों पर यानी कि दो सतहों पर किनारे पर जो होते हैं उस पर धनावेश और ऋणावेश के जमने की प्रक्रिया यानी कि संचित होने की प्रक्रिया है क्या कहलाती है, ध्रुवन कहलाती है। ठीक है, तो आपको अब हम इसमें ध्रुवन बता देते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आप समझ चुके हैं, मैंने हालांकि डिलीट किया है, आप उससे पहले ही वीडियो में स्क्रीनशॉट रोक के कहीं पे ले सकते हैं, फिर भी मैं 2 सेकंड के लिए दे देता हूँ। ओके, तो अब हम लोग ध्रुवन देख लेते हैं, पोलराइजेशन देख लेते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। मैंने आपको सिखा दिया कि चाहे वो ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो, दोनों में आवेश आपके क्या होते हैं, प्रावैद्युत के दो किनारों पर सतह पर जम जाते हैं, जमा हो जाते हैं। यही जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोलराइजेशन कहलाती है, ध्रुवीकरण कहलाती है या ध्रुवन कहलाती है। ठीक है, ध्रुवन जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार यहाँ पे डेफिनेशन बना रहे हैं, इस प्रकार कोई ध्रुवी यानी कि ध्रुवीय या अध्रुवीय तो दोस्तों इस प्रकार कोई ध्रुवीय या अध्रुवीय प्रावैद्युत को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं। देखे थे हम लोगों ने अभी दोनों में, शुरुआत में दोनों में नहीं था, बाद में दोनों में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये जो ध्रुवन है, ये ध्रुवन क्या है, तो किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण को ही उस पदार्थ का ध्रुवन कहते हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन का डेफिनेशन, किसी
किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण को उसका ध्रुवन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर बात करें ध्रुवन को हम लोग पी से लिखाते हैं, ये सदिश राशि है। और अगर पी की बात करें तो ये होता है चाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक बात अगर हम इसको एक लाइन में और बढ़ाएं तो कहना चाहेंगे कि ध्रुवन जो है विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, यानी कि P इज प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर, जबकि यहाँ से कांस्टेंट आता है चाई E, ठीक है। तो इस चाई को क्या बोलते हैं, जहाँ इसको पढ़ते हैं चाई और ये इलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं प्रावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रकृति, इसको इलेक्ट्रिक सस्केपिलिटी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ये जो टॉपिक था ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक का मतलब कि इसको थ्योरेटिकली आपको समझना था। अब ये समझ चुके हैं अगर आप अच्छे से, तो इसके बाद जो मैं आपको कैपेसिटेंस, यानी कि हमने इस चैप्टर में बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा दिया, ठीक है। अब जो कैपेसिटेंस वाला पार्ट आएगा कि संधारित्र किसे कहेंगे, धारिता क्या होती है, समांतर पट्टिका संधारित्र क्या होती है, या संधारित्र प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा कितनी होती है, या संधारित्र का संयोजन कैसे होता है, या वान डी ग्राफ जनरेटर क्या है, या संधारित्र पर वैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर एंड वान डी ग्राफ जनरेटर। तो ये सभी चीज़ें जो सेकंड पार्ट में आती है उसको समझने से पहले ये चीज़ समझना था आपको, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो दोस्तों यही आप लोगों को कहना है कि इस साल आप लोग के लिए 2020 में, जो मेरे 2020 वाले बच्चे हैं जो 12th में हैं, बोर्ड में हैं, तो बोर्ड के साथ साथ आपको आगे भी करना है, साइंस लिए हैं तो हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों इस साल आपके लिए एक चुनौती है, इस चुनौती से घबराना नहीं है कि कैसे होगा। अरे बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम में मैं जो भी टीचर आपको जितने गेस्ट क्वेश्चन देंगे लगभग उसी से रहेगा। बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, सीखने के लिए, क्योंकि उतने क्वेश्चन से आपका आगे का काम नहीं चलेगा। बोर्ड तो आप अच्छे नंबर से हो सकता है 80%, 85% ले आओ, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इतने बड़े चैप्टर से, इतने बड़े बुक से। तो घबराइए नहीं, दूर की सोचिए, ठीक है। और इस दूर की सोचने से ये पता चलेगा कि आपको थ्रू आउट, अभी जो बैठे हुए टाइम में है उसमें आपको बैठे नहीं रहना है, खूब मेहनत करना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कहना यही है कि चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते, सारी राह चलते चलते। तो दोस्तों ये जो राह है, सफ़र है, इसमें बहुत सारे राहें मिलेंगे, साथी मिलेंगे। जैसे कि अभी कुछ दिन हम आपको आगे बढ़ा के, आप हमसे जुड़े रहोगे तो आप तो आजीवन है, लेकिन फिर भी आपको 12th के आगे कोई कहीं कॉलेज में पहुंचाना है, तो उसके लिए हम दायित्व लेते हैं कि फ़िज़िक्स का पेपर हम आपको करवाएंगे। तो हम आपके राही हैं, साथी तो मिलेंगे, लेकिन लड़ना आपको अकेले है, लक्ष्य आपको अकेले पकड़ना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है, ये वीडियो समझ में आया। अब जो जस्ट कैपेसिटेंस वाला पार्ट आएगा वो बहुत ही सीरियस होकर पढ़िएगा। आपके बोर्ड के लिए भी 8-9 मार्क्स का है, हर साल लगभग 8 से 9 मार्क्स, एक 5 नंबर का, बाकी तो 3 ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
तो आपके ये 8 से 10 मार्क्स के कंटेन करते हैं। इस चैप्टर को मिस मत करिएगा। और कंपटीशन पर्पस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से पूछा जाता है। कैपेसिटेंस इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर जेई मेंस, एडवांस, नीट। ऐसे क्वेश्चन सेटर के लिए, ऐसे टीचरों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है और इसको खूब क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो को खूब देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए पढ़ाई में। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं फिर बेस्ट वीडियो।